गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले टर्न पर हमने आपको रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का तरीका बताया था, विधि बताई थी, जिसे हिट एंड ट्रायल विधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस विधि में समीकरण को संतुलित करने के लिए बार बार ट्राई यानी कोशिश की जाती है। हमने आपसे अभ्यास करने के लिए भी कहा था। ये 3 समीकरण आपको दी थी कि आप इनको संतुलित करने का प्रयास करें। तो बिल्कुल आसान है समीकरण संतुलित करना। पहले हमको पता होना चाहिए कि समीकरण संतुलित होती क्या है। तो समीकरण के 2 पक्ष होते हैं। तीर या बराबर के निशान का बायां पक्ष जो क्रिया कारक कहलाता है, यानी क्रिया करने वाले पदार्थ, और ये तीर के निशान के दायां वाला पक्ष राइट हैंड साइड का, इसमें होते हैं क्रिया फल यानी उत्पाद। तो क्रिया कारक और क्रियाफल, इनमें वही तत्व होते हैं, क्रियाफल में वही तत्व होते हैं जो क्रिया कारक में होते हैं। कोई भी तत्व ना तो नष्ट होता और ना नया बनता। जैसे क्रिया कारक में ये 2 तत्व हमको दिख रहे हैं, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। तो क्रियाफल में भी यही दोनों तत्व हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कोई नया तत्व नहीं है। नीचे वाली समीकरण में देख लें तो क्रिया कारकों में 2 तत्व हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। क्रियाफल में भी वही दोनों तत्व हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इस वाली समीकरण को देख लें, इसमें क्रिया कारकों में 3 तत्व दिख रहे हैं आपको। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। तो 3 तत्व हो गए। क्रियाफल में भी ये ही तीनों तत्व होंगे, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। तो रासायनिक समीकरण में कोई तत्व नष्ट नहीं होता, कोई तत्व नया नहीं बनता। क्रिया के दौरान क्रिया कारक केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। अब समीकरण संतुलित उस समीकरण को कहते हैं जिसमें क्रिया कारकों में उपस्थित सभी तत्वों की परमाणुकता यानी परमाणुओं की संख्या क्रियाफल में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो। यदि बराबर नहीं है तो हमें बराबर करनी पड़ती है। यदि क्रिया कारकों में परमाणु कम है तो क्रिया कारक में बढ़ाते हैं, और क्रियाफल में कम है तो क्रियाफल में बढ़ाते हैं। घटा नहीं सकते, केवल बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाने के लिए भी तरीका आपको बताया कि आप गुणा करके बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान दें, पहला उदाहरण अपन ले रहे हैं N2 + O2 = NO। अब पहला चरण हमने आपको बताया था, सबसे पहले क्रिया कारकों को अलग अलग कोष्टक में लिखते हैं। तो ये नाइट्रोजन को कोष्टक में लिख दिया। अब ये दूसरा क्रिया कारक है ऑक्सीजन, इसको भी कोष्टक में लिख दिया। अब ये क्रियाफल में है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको भी कोष्टक में लिख दिया। ये एक ही क्रियाफल है तो एक ही कोष्टक में आएंगे, इनको हम अलग अलग नहीं लिख सकते। तो N2 + O2 = NO। ये पहला काम हो गया, हमने कोष्टक में इनको लिख दिया, क्रिया कारकों और क्रियाफलों को अलग अलग। अब दूसरा काम, हम इनकी परमाणुकता को देखेंगे। तत्वों की परमाणुकता क्रिया कारक में कितनी है और क्रियाफल में कितनी है। तो 2 तत्व हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्रिया कारक में देखिए नाइट्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 2। अब क्रियाफल में अपन देखेंगे तो नाइट्रोजन है 1 और ऑक्सीजन है 1। 1 है दोनों। तो कम है क्रियाफल में, कम को हम ज्यादा करेंगे, ज्यादा को कम नहीं कर सकते, कम को ज्यादा करेंगे। यानी ये जो एक परमाणु है इनको 2 में बदलना है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करते पूरा कोष्टक गुणा हो गया। तो ये नाइट्रोजन के परमाणु भी 2 हो गए और ये ऑक्सीजन के परमाणु भी 2 हो गए। समीकरण संतुलित हो गई। एक बार फिर से देख ले, नाइट्रोजन के परमाणु क्रिया कारकों में 2 और क्रियाफल में भी नाइट्रोजन के परमाणु 2 बराबर हो गया।
नेक्स्ट, क्रिया कारक में ऑक्सीजन के परमाणु 2 और क्रिया फल में भी ऑक्सीजन के परमाणु 2। तो पहले समीकरण में संतुलन के लिए केवल ये जो अभी वो उत्पाद है यानी क्रियाफल है, इसके आगे 2 लगाना है। अब नेक्स्ट उदाहरण देख लें। N2 प्लस H2 बराबर NH3। तो वही पहला काम कोष्टक में लिख देंगे, दूसरा काम क्रिया कारक और क्रिया फल में परमाणुता लिख देंगे। तो 2 तत्व हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। क्रिया कारक में नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, और क्रिया फल में नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है। तो नाइट्रोजन क्रिया कारक में 2 है, क्रिया फल में 1 है। इसका मतलब क्रिया फल में कम है, 1 ही है। हम कितना कर लेंगे इसको? 2। तो 1 को 2 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। आप इस नाइट्रोजन को, जो कि 1 परमाणु है, इसको 2 परमाणु करना चाहते हैं तो 2 से गुना करना पड़ेगा। एक स्टेप हो गया। अब अगला स्टेप में फिर वापस अपन इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, तालिका को दोबारा देखेंगे। तो अब देखिए, नाइट्रोजन के परमाणु क्रिया कारक में 2 और क्रियाफल में भी 2, और हाइड्रोजन के परमाणु क्रिया कारक में 2 और क्रियाफल में 6। 3 है जो 2 से गुणा हो रहा है, तो 6। तो नाइट्रोजन तो बराबर है, परंतु हाइड्रोजन की परमाणुता में यानी परमाणु की संख्या में अंतर है। किधर कम है? क्रिया कारक में। तो क्रिया कारक में हमको जो 2 परमाणु हैं हाइड्रोजन के, उनको 6 बनाना है। तो बताइए 2 को कितने से गुना करें कि 6 हो जाए? 3 से। वेरी गुड। तो 3 से आप इसको गुणा कर देंगे, यानी इसके आगे यहां 3 लिख देंगे। अब ये समीकरण संतुलित हो चुकी है। आप एक बार फिर से देख लें कि ये संतुलित हुई या नहीं हुई। तो नाइट्रोजन के परमाणु क्रिया कारक में कितने हैं? 2, और क्रियाफल में वही 2 है। 1 है जो 2 से गुणा हो रहा है, तो 2 हो गए। तो 2 ही इधर है क्रिया कारक में, 2 ही क्रियाफल में। अब नेक्स्ट तत्व क्रिया कारक में ये हाइड्रोजन है, कितने परमाणु हैं? 2, लेकिन 3 से गुणा हो रहा है, तो कितने हो गए? 6। क्रियाफल में वही 6। 3 है जो 2 से गुणा हो रहे हैं, तो 3 दूनी 6। तो 6 ही क्रिया कारक में है, 6 ही क्रियाफल में है। तो ये समीकरण भी संतुलित हो गई, यानी N2 + 3H2 बराबर 2NH3। ये स्टेप वाइज करना बता रहा हूं मैं। बाकी समीकरण जब हमारा अभ्यास हो जाता है तो बिना इन कोष्टकों को लगाए भी हम संतुलित कर देते हैं। वो अभ्यास से फिर अपने आप आ जाता है, और समीकरण सभी को संतुलित करना आना चाहिए। और जब समीकरण को याद करेंगे तो हम संतुलित ही याद करेंगे, क्योंकि परीक्षा में हम इस कार्य में समय को खराब नहीं कर सकते कि हम समीकरण को संतुलित करने बैठे हैं। इसलिए समीकरण को ऑलरेडी हम संतुलित ही याद करते हैं। जैसे ये समीकरण याद करनी है तो इसको इसी तरीके से याद करेंगे, N2 + 3H2 बराबर 2NH3। N2 + 3H2 बराबर 2NH3, यानी ये संतुलन हमने साथ में ही याद किया है। अब ये लास्ट ये रह गई अभिक्रिया है प्रोपेन की ऑक्सीजन के साथ C3H8+O2 बराबर CO2 + H2O। इसमें ये 2 अभिकारक हैं, 2 क्रिया कारक हैं, और 2 ही इसमें क्रियाफल है। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए पहला काम आपका कोष्टक में बंद करना है। तो कोष्टक में बंद कर लें। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, जैसे मैं नहीं कर रहा, कोष्टक में बंद मत करो, डायरेक्ट करना। अगर वो विधि पूछे जब तो लिखना ही पड़ेगा आपको, जब तो ये कोष्टक वगैरह लगाने ही पड़ेंगे। अगर वो ये कहता है कि विधि के चरण लिखो, तब तो ये काम करना ही पड़ेगा। और अगर वो चरण लिखने की नहीं कहता तो अपन डायरेक्ट भी संतुलित कर सकते हैं। तो देखिए, कार्बन के परमाणु हैं क्रिया कारक में
3। क्रिया कारक में कार्बन के परमाणु 3 हैं। अब क्रियाफल में देखें कितना है, 1। आप इसको 3 कैसे कर सकते हैं, 3 से गुणा करके केवल गुणा कर सकते हैं, और वो भी बाहर से। यहां आप 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां लिखी जाती है संयोजकताएं, तो आप केवल बाहर गुणा कर सकते हैं। ये 3 है, इनको आप 3 करना चाहते हैं तो ये 3 से गुणा कर देंगे। कार्बन 3 हो गए। अब देखिए हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं क्रिया कारक में। क्रिया कारक में हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 8। तो क्रियाफल में भी देखिए 8 करिए, इनको 2 हैं जिनको 8 बनाना चाहते हैं, क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो 8 हो गए। अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन हो गया संतुलित। अब ये ऑक्सीजन के क्रिया कारक में 2 हैं, और क्रियाफल में देखो ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। तो 3 से गुणा हो रहा है ना, तो 6 हो गए। ऑक्सीजन के कितने हैं, 6। ये पूरा गुणा हो रहा है 3 से, इसीलिए हम पहले कोष्टक लगा रहे थे। तो ये पूरा गुणा हो रहा है, तो 2 दिए 6। 6 ऑक्सीजन के हैं, और भी है अभी ऑक्सीजन। देखिए क्रियाफल में ये और नहीं, कितने हैं ऑक्सीजन के परमाणु, 4। तो 6 ये हैं और 4 ये हैं। एक है जो 4 से गुणा हो रहा है, तो 6 और 4 10। तो इनको भी 10 में बदलना है, 5 से गुणा कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है, 5 से गुणा कर देंगे। समीकरण संतुलित हो चुकी है। एक बार फिर से देख लें। क्रिया कारक में कार्बन के परमाणुओं की संख्या 3, क्रियाफल में 3। क्रिया कारक में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 8, क्रियाफल में 8। क्रिया कारक में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 10, क्रियाफल में 3 दूनी 6 ये रही, और 4 हो गए 10। तो इस प्रकार से समीकरण को संतुलित किया जाता है। समीकरण संतुलित करना हमको आना चाहिए, और परीक्षा की दृष्टि से हम समीकरण को संतुलित याद करेंगे। अब इस चैप्टर में है प्रमुख प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, तो सभी नोट कर लें। प्रमुख प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं, नोट करें सभी अपनी कॉपी में। नंबर 1, संयोजन या योगशील या योगात्मक अभिक्रिया। एडिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, इसी का दूसरा नाम है योगशील अभिक्रिया। इसी का एक और नाम भी है योगात्मक अभिक्रिया। संश्लेषण अभिक्रिया भी इसको कह सकते हैं। संश्लेषण अभिक्रिया भी इसको हम कह सकते हैं। तो परिभाषा नोट करें। ऐसी अभिक्रिया
जिसमें दो या अधिक, कम से कम दो तो होंगे ही होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक अभिकारक क्रिया के दौरान जुड़कर यानी योग कर एक उत्पाद यानी क्रियाफल बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कम से कम दो से ज्यादा भी हो सकते हैं अभिकारक यानी क्रियाकारक। क्रियाकारक कम से कम कितने होने चाहिए? दो, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये क्रिया के दौरान जुड़ करके यानी योग करके जितने भी क्रियाकारक हैं सब क्रिया के दौरान जुड़ जाएंगे और बना देंगे एक उत्पाद यानी एक क्रियाफल बना देते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, सभी को याद होने चाहिए। H2 प्लस O2 हाइड्रोजन और इसका संयोग हो रहा है ऑक्सीजन से। H2 का नाम है हाइड्रोजन, इन नामों को साथ की साथ याद करें, और O2 का नाम है ऑक्सीजन, और ये दोनों क्रिया के दौरान जुड़ जाते हैं और बना लेते हैं H2O यानी हाइड्रोजन का ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसको अपन सामान्य अपनी भाषा में वाटर यानी जल यानी पानी कहते हैं। तो ये एक संयोजन क्रिया का उदाहरण है क्योंकि इसमें दो क्रियाकारक संयोग कर रहे हैं, छोटे छोटे दो पदार्थ संयोग कर रहे हैं और एक ही बड़ा पदार्थ बना देंगे। दो पदार्थ जुड़ रहे हैं तो छोटे छोटे दो पदार्थ जुड़ रहे हैं यानी दो सरल पदार्थ जुड़ रहे हैं और एक जटिल पदार्थ बना देंगे। क्रियाकारक कम से कम दो होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, परंतु क्रियाफल कितना होगा? एक। सब जुड़ जाएंगे और एक क्रियाफल बना देंगे। समीकरण को हमने आपको बताया था संतुलित ही लिखना होता है, तो आप इसको संतुलित कर लें, देख लें ये संतुलित है या नहीं है। तो क्रियाकारक में हाइड्रोजन 2, क्रियाफल में 2 बराबर यानी संतुलित है। क्रियाकारक में ऑक्सीजन 2, क्रियाफल में 1 ही है, असंतुलित हो गया। तो इधर क्या करेंगे अपन? इनको 2 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, पूरे H2O को गुणा करना पड़ेगा। यहां बीच में 2 नहीं लिख सकते, यहां भी 2 नहीं लिख सकते, बाहर से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 2 से गुणा कर देंगे। अब 2 से गुणा करते ही ऑक्सीजन तो 2 हो ही गया, साथ में हाइड्रोजन 4 हो गया। तो फिर अब हाइड्रोजन इधर कम पड़ गया, तो इधर हाइड्रोजन बढ़ाओ, तो इधर हाइड्रोजन को 2 से गुणा कर देंगे, हो गए 4।
आप देख लें समीकरण संतुलित है। हाइड्रोजन के 4, ये क्रियाफल में हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन के 2, क्रियाफल में भी ऑक्सीजन के 2, समीकरण संतुलित है। तो ये संश्लेषण या संयोजन या योगशील या योगात्मक क्रिया का एक उदाहरण हो गया 2H2 + O2 बराबर 2H2। ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। और उदाहरण दे अपन, दूसरा उदाहरण C+O2, कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से। कोयले को हमने वायु की उपस्थिति में जलाया तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ करके एक ही पदार्थ बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में C बड़ा है और O भी बड़ा है। अगर आपने छोटा लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो C+O2 बराबर CO2, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं संयोजन अभिक्रिया के। और देखिए एक उदाहरण और देता हूं, NH3, अमोनिया। अमोनिया गैस का सूत्र है NH3। इसकी क्रिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऐसे, तो क्रिया के दौरान ये दोनों पदार्थ जुड़ जाएंगे और एक ही पदार्थ बन जाएगा NH4Cl। इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। अब जिनको मूलक याद है वो आराम से समझ रहे हैं इसके नाम को कि अमोनियम क्लोराइड है, और जिनको मूलक याद नहीं है वो नहीं समझ पा रहे। अरे भाई NH4+1 हमने अमोनियम मूलक बताया था और Cl-1 क्लोराइड मूलक बताया था। +1 से -1 खत्म है, एक को लिखते नहीं है अपन। तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है। इसे साधारणतया बोलचाल की भाषा में नौसादर भी कहते हैं। अब आती है दूसरे प्रकार की अभिक्रिया, सब नोट कर लें। और दूसरे प्रकार की अभिक्रिया वियोजन। नाम से स्पष्ट हो रहा है संयोजन का क्या हो गया, उल्टा, वियोजन। या इसको कह सकते हैं अपघटनी, और उसको संश्लेषण कहते हैं तो इसको कह सकते हैं विश्लेषण। वियोजन या अपघटनी या विश्लेषण अभिक्रिया। वियोजन या अपघटनी या विश्लेषण अभिक्रिया। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये संयोजन की यानी योगशील की उल्टी है। योगशील में तो योग होता है दो हल्के पदार्थों का, दो या दो से ज्यादा हल्के पदार्थ होते हैं जुड़कर एक भारी बना देते हैं, बड़ा बना देते हैं योगशील में। और इसमें उल्टा होगा, अपघटनी है, अपघटन का मतलब टूटना। तो इसमें एक भारी पदार्थ होगा जो टूटेगा। किसमें टूटेगा, दो या दो से ज्यादा हल्के पदार्थों में। जैसे ये एक भारी पदार्थ है, माना ये एक भारी पदार्थ है, ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दो हल्के पदार्थों में टूट जाएगा। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई,
वियोजन। संश्लेषण में दो हल्के जुड़कर एक भारी बनाते हैं, वियोजन में एक भारी टूटकर दो हल्के बनाता है। तो लिखें सभी परिभाषा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक निश्चित रूप से एक ही होगा, क्रियाकारक एक ही होगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक क्रिया के दौरान दो या अधिक, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या अधिक क्रियाफलों में टूट जाता है, या यूं कह दो, विज्ञान की भाषा में बोले तो वियोजित या अपघटित हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, क्रियाकारक एक ही होगा और वो क्रिया के दौरान दो या दो से ज्यादा क्रियाफलों में टूट जाएगा, अपघटित हो जाएगा, यानी वियोजित हो जाएगा, कौमा अपघटनी अभिक्रिया कहलाती है। अपघटनी अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक कितना हो, एक, और उत्पाद यानी क्रियाफल कितने हो, कम से कम दो अथवा दो से ज्यादा। तो ऐसी क्रिया को क्या कहेंगे, वियोजन या विश्लेषण या अपघटन। ये क्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक, ऊष्मीय या तापीय वियोजन। ऊष्मीय या तापीय वियोजन। डैश लगा करके लिखें। यदि अभिकारक का वियोजन ऊष्मा के कारण होता है
यदि क्रिया कारक का वियोजन ऊष्मा के कारण होता है तो इसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे उदाहरण नोट कर लें, CaCO3। अब रसायन विज्ञान का नाम उन बालकों के दिमाग में आ गया होगा जिनको मूलक याद हैं। ये Ca कौन सा मूलक है? कैल्शियम। और ये CO3 कौन सा मूलक है? कार्बोनेट। संयोजकता दोनों की दो दो होती है जो कट रही है भाई। Ca+2 और CO3 -2, तो +2 से -2 कट गया और सूत्र बन गया CaCO3। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। रसायन विज्ञान में साधारण भाषा में, सामान्य भाषा में हम इसको चूना पत्थर भी कहते हैं और खड़िया भी कहते हैं और संगमरमर के नाम से भी इसको जाना जाता है। यदि हम इसे गर्म कर दें, कि त्रिभुज का निशान दिख रहा होगा आपको, गणित में इसको त्रिभुज बोलते हैं, विज्ञान में इसका मतलब है गर्म करना। तो चूना पत्थर को हमने गर्म कर दिया, या यूं कहते इसको हमने ऊष्मा दे दी। तो ऊष्मा के कारण चूना पत्थर का क्या हो गया? वियोजन हो गया। ये टूट गया दो पदार्थों में। कौन कौन से हो गए दो पदार्थ? एक तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम मूलक है, ये ऑक्साइड मूलक है। जिनको मूलक याद है उनको सूत्रों का नाम बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी और नाम का सूत्र बनाने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जिनको मूलक याद नहीं है उनको तकलीफ जरूर होगी, इसलिए पहले वो मूलक याद कर लें। हमने इसीलिए आपके 6 टर्न बेसिक नॉलेज के लिए लिए थे ताकि आप इनको समझ सकें। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे बिना बुझा चूना भी कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब ये कई बार आ गया, बार बार नाम नहीं लिखा जा सकता, आपको याद होना चाहिए। CO2 का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये ऊष्मीय वियोजन का एक उदाहरण है CaCO3 = CaO + CO2। और भी बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। दूसरा उदाहरण और दे देते हैं, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, इसको गर्म कर दें तो ऊष्मा के कारण इसका भी वियोजन हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन गैस में। पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगी। यह समीकरण संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना पड़ेगा। बिल्कुल आसान है, आप देख लें। देखिए, ऑक्सीजन के परमाणु क्रियाफल में 2 हैं और क्रिया कारक में 3 हैं। तो किधर कब है? क्रियाफल। अब क्रियाफल में हमको 3 बनाना है। बोलिए, क्या इसके 3 बनाए जा सकते हैं? नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि इसको बढ़ाने का तरीका हमारे पास गुणा करना है। अगर हमने इसको 2 से गुणा कर दिया तो 2 से गुणा करते कितने हो गए? 4। अब इधर कम पड़ गए, अब ये 3 रह गए, तो फिर इधर बढ़ाना पड़ेगा।
अब इधर फिर गुणा करना पड़ेगा, तो कम से कम 2 से तो गुणा करेंगे ही करेंगे, तो 2 से गुणा करते ही ऑक्सीजन के कितने हो गए 6, अब इधर कम पड़ गए, तो फिर इसको कितने से गुणा करें 3 से, तो अब ये 6 हो गए। अब बाकी देख लें, ये पोटेशियम के कितने हैं 2, एक है जो 2 से गुणा हो रहा है ना, तो इसको भी 2 से गुणा कर दो, ये भी 2 हो जाएंगे। अब ये क्लोरीन के परमाणु 2, ये क्लोरीन के 2, समीकरण संतुलित हो गई। तो पोटेशियम क्लोरेट को यदि गर्म कर दें तो ऊष्मा के कारण इसका वियोजन हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यदि क्रिया कारक 1 और क्रियाफल 2 हो तो वियोजन, और यदि क्रिया कारक 2 और क्रियाफल 1 हो तो संयोजन। तो वियोजन का प्रकार हम बता रहे थे, एक प्रकार बताया है आपको अभी ऊष्मीय वियोजन। अब दूसरा प्रकार नोट करें, विद्युत वियोजन। नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें क्रिया कारक का वियोजन किसके द्वारा होगा, विद्युत के द्वारा, बिजली के द्वारा। तो यदि क्रिया कारक का वियोजन विद्युत के कारण हो तो इसे विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे H2O जल, यदि जल में हम विद्युत प्रवाहित कर दें, विद्युत प्रवाहित करने पर इसका वियोजन हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। समीकरण को संतुलित करने के लिए यहां 2 और इस जगह 2H2O इक्वल टू 2H2 प्लस O2। तो जल एक क्रिया कारक है और क्रिया के फलस्वरूप 2 क्रियाफल बन रहे हैं, तो ये वियोजन हो गया, और वियोजन विद्युत के कारण हो रहा है, इसलिए विद्युत वियोजन हो गया। और भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे ये सोडियम क्लोराइड है नमक, इसके जलीय विलयन में यदि हम विद्युत प्रवाहित कर दें, विद्युत प्रवाह कर दें, तो इसका सोडियम धनायन में और क्लोराइड ऋण आयन में वियोजन हो जाता है। तो यह भी विद्युत वियोजन हो गया। ये अभिक्रिया आप पहले भी पढ़ चुके हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि में, इसीलिए हमने इस अभिक्रिया को यहां जानबूझ करके उदाहरण के लिए लिया है। सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया जाता है, वहां पर आपने ये अभिक्रिया पढ़ी थी अध्याय 5 में। और अब तीसरे प्रकार का विद्युत वियोजन प्रकाश वियोजन। इसमें क्रिया कारक का
वियोजन प्रकाश के द्वारा होता है। इसमें क्रिया कारक का वियोजन प्रकाश के द्वारा होता है। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यदि इसे हम प्रकाश की उपस्थिति में खुले में रख दें हाइड्रोजन ब्रोमाइड को यदि प्रकाश की उपस्थिति में खुले में छोड़ दें, खुले में रख दें, तो ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन में वियोजित हो जाता है। समीकरण को संतुलित करने के लिए यहां 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2HBr इक्वल टू H2 प्लस Br2। तो आपने 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ ली, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन और वियोजन दोनों ही बिल्कुल सीधी अभिक्रियाएं हैं। संयोजन में क्रिया कारक जुड़ते हैं और क्रियाफल एक बन जाता है। क्योंकि क्रिया कारक जुड़ते हैं तो जुड़ने के लिए कम से कम 2 तो होने चाहिए ही चाहिए। तो 2 या 2 से ज्यादा क्रिया कारक जुड़ते हैं और एक क्रियाफल बनता है, तो अभिक्रिया संयोजन कहलाती है। और वियोजन में उल्टा है, इसमें क्रिया कारक एक होगा और क्रियाफल 2 या 2 से ज्यादा। अब हम अगले प्रकार की अभिक्रिया लेते हैं, मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। सभी हेडिंग लगा दें, मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। डैश लगा करके लिखें नीचे से, ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत धीमी दर से चलती हैं, अर्थात जिनके पूरा होने में बहुत धीमी दर से चलती हैं, अर्थात जिनके पूरा होने में
कई घंटे या दिन या वर्षों लग जाते हैं। या वर्षों लग जाते हैं, कौमा मंद अभिक्रिया कहलाती है। मंद अभिक्रिया कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना कैसी अभिक्रिया है ये? मंद रासायनिक अभिक्रिया, बहुत धीमे वेग से चलती है, वर्षों लग जाते हैं लोहे पर जंग लगने में। दिनों में भी लग सकती है और वर्षों भी लग जाते हैं लोहे पर जंग लगने में, क्योंकि जंग लगने के लिए नमी और हवा दोनों चाहिए। तो समीकरण लिख दें इस क्रिया का, Fe प्लस H2O प्लस O2। ये तो हो गई नमी, ये हो गई ऑक्सीजन और ये है लोहा। जंग लगने के लिए लोहे को नमी भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। दोनों में से अगर एक भी चीज नहीं मिली तो जंग नहीं लगेगी। इस क्रिया में बनता है Fe2O3 पॉइंट या डॉट लगा करके और इसके आगे लिख देंगे 3H2O। ये जंग है। ये जंग लगने की क्रिया का समीकरण लिखा है हमने, और इस क्रिया में कई दिन या कई महीने या कई वर्ष लग सकते हैं। इस क्रिया को या क्रिया के समीकरण को आप संतुलित करें। देखिए ध्यान दें, आयरन का परमाणु क्रिया कारक में 1 है और क्रियाफल में 2 है। तो क्रियाफल में ज्यादा है तो अपन किधर करेंगे? 2 से गुणा। हाँ, 2 से गुणा करेंगे क्रिया कारक को। ये लीजिए, अब आयरन यानी लोहा बराबर हो गया। अब नेक्स्ट देखें तो हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? 2। क्रिया कारक में देखें, ये 3 क्रिया कारक हैं, तीनों में देखें हाइड्रोजन के परमाणु 2 हैं। क्रियाफल में देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। 2 है जो 3 से गुणा हो रहा है, 3 अणु जल के हैं ये, तो 6 है हाइड्रोजन, यहां पर 2 है तो इसको 3 से गुणा करेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन के परमाणु क्रिया कारक में कितने हैं? 3 और 2 5। और क्रियाफल में कितने हैं? 3। ये रहे ऑक्सीजन के परमाणु, 3 ये रहे ऑक्सीजन के परमाणु, तो 6 है। क्रियाफल में ऑक्सीजन के परमाणु 6 हैं, जबकि क्रिया कारक में कितने हैं? 5। अब इसको 6 कैसे करें? कम से कम गुणा 2 से तो करना ही पड़ेगा। तो 2 से गुणा अगर अपन इसको करें
तो अब ये हो गया ऑक्सीजन का 3 और 4 7। अब ऑक्सीजन इधर कम पड़ गया। अब ऑक्सीजन इधर कम पड़ गया तो फिर ऑक्सीजन को इधर बढ़ाने के लिए फिर वही 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां 2 से गुणा किया। अब 2 से गुणा करते ही इधर जैसे 2 से गुणा किया ये सब आपस से बिगड़ गए। ये देखिए आयरन कितना हो गया, लोहा 4। तो बेटा इस 2 की जगह हम क्या कर दें, 4। ये आयरन हो गया संतुलित। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन कितना है, नेक्स्ट हाइड्रोजन पड़ रहा है। तो इसमें क्रियाफल में कितने हाइड्रोजन, 2 3 6 है ना हाइड्रोजन ये। लेकिन ये 2 से तो पूरा का पूरा गुणा हो रहा है। ये जो 2 से आपने गुणा किया ये तो पूरे को किया है ना। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, ध्यान से देखो, 2 3 6 तो यही है, और 2 से गुणा तो 12। हाइड्रोजन कितने हैं, 12। तो बेटा इस हाइड्रोजन को 2 से 12 बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा। हो गया हाइड्रोजन 12। अब देखिए नेक्स्ट परमाणु आ गया ऑक्सीजन का, कितने हैं, 6 और 4 10। और इधर देखो ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 तो ये रहे, और 3 ये रहे, 6 और 2 से गुणा पूरा का पूरा 12। कितने हो गए, 12। जबकि इधर कितने हैं, 6 4 10। तो इसको अगर अपन 3 से गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 और 6 12। और इधर कितने हैं, 3 3 6 2 12। अब हो गया समीकरण संतुलित। देखिए प्रयास तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए हमने कहा था कि समीकरण को संतुलित ही याद करना चाहिए, क्योंकि कई बार संतुलित करने में समय ज्यादा भी खराब हो सकता है, ज्यादा भी लग सकता है। तो इसको डायरेक्ट आप संतुलित याद करेंगे, 4Fe प्लस 6H2O प्लस 3O2 बराबर 2Fe2O3.3H2O। इस तरीके से याद करेंगे। ये मंद रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। और देखिए और भी उदाहरण हैं मंद रासायनिक अभिक्रिया के, बहुत से उदाहरण हैं, उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। पोटेशियम क्लोरेट को यदि गर्म करें, पोटेशियम क्लोरेट को, तो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने से तो क्रिया थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर गर्म नहीं करें तो बहुत ही धीरे धीरे इसका क्या होगा, वियोजन होगा, बहुत धीरे धीरे, यानी मंद क्रिया है। समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। 2KClO3 इक्वल टू 2KCl प्लस 3O2। ये क्रिया बहुत मंद गति से चलेगी, बहुत धीमी गति से चलेगी। हाँ, यदि आपने इसको गर्म कर दिया तो क्रिया का वेग बढ़ जाएगा। अगर आपने इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड मिला दिया तो क्रिया का वेग और बढ़ जाएगा। तो सामान्य परिस्थिति में ये क्रिया कैसी है, मंद, बहुत धीमे चलेगी। और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। देखिए एसिटिक अम्ल की एथेनॉल से क्रिया, एसिटिक अम्ल CH3COOH, और इसकी क्रिया एथेनॉल से C2H5OH से। तो ये क्रिया भी बहुत मंद होती है। इस क्रिया में बनता है CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, इसको एस्टर भी कहते हैं। और यहां से H बच रहा है, यहां से OH बच रहा है, यानी H2O। ये अभिक्रिया भी मंद है, बहुत धीमे चलती है। तो मंद रासायनिक अभिक्रिया के हमने आपको 3 उदाहरण दिए हैं, नोट कर लें। और नोट करके रखना नहीं है, याद भी करना है। परीक्षा के उद्देश्य से आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, निश्चित रूप से आप बिना किसी बहाने के, कोरोना या अन्य कोई बहाना
बना करके घर आराम से नहीं बैठे होंगे, निश्चित रूप से उम्मीद है आप पढ़ रहे होंगे। कुछ बच्चे बहाने तलाश रहे होंगे कि साहब 30% कोर्स कम हो रहा है, 20% कोर्स कम हो रहा है, 40 कम हो रहा है। वो बहाने हैं। कोर्स कम किताब में से हो सकता है, लेकिन बाद में आगे वो प्रॉब्लम आपके सामने ही आएगी जब आप ऊंची कक्षाओं में पढ़ोगे। इसलिए यहीं पढ़ लें, इंतजार नहीं करें। जिस स्थिति में है अच्छे कार्य को यानी पढ़ने को तुरंत शुरू कर दें। नेक्स्ट नीचे हेडिंग लगाएं, तीव्र अभिक्रिया। दो प्रकार की अभिक्रियाएं हमने हेडिंग में लगवा रखी है, मंद और तीव्र अभिक्रिया। तो तीव्र अभिक्रिया में हेडिंग लगा दें तीव्र अभिक्रिया। देखिए ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत तेजी से संपन्न होती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत तेजी से संपन्न होती हैं तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया के उदाहरण में उदासीनीकरण अभिक्रिया के उदाहरण को हमने जानबूझ करके लिया है, क्योंकि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। आपको पता है कि जब अम्ल की क्षार से क्रिया करवाते हैं तो अम्ल क्षार के प्रभाव को निरस्त करता है और क्षार अम्ल के प्रभाव को निरस्त करता है, और इस क्रिया में लवण और जल बनता है। ये क्रिया बहुत तेजी से होती है, यानी तीव्र अभिक्रिया है। समीकरण लिखते हैं, प्रबल अम्ल HCl, इसकी क्रिया प्रबल क्षार NaOH से करवावें तो इस क्रिया में ये लवण बनता है NaCl और प्लस जल बनता है H2O, और ये है अभिक्रिया 10⁻⁻10 सेकंड में तो पूरी हो जाती है। 10⁻⁻10 सेकंड। यानी हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/10⁻10 सेकंड। उल्टा कर दिया तो ये घात प्लस में हो गई। अब 1/10⁻10 का मतलब 1 के 10 जीरो, 1 के 10 जीरो लगाया हमने तो ये हो गए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इसका मतलब ये 1 सेकंड का 10 अरबवां हिस्सा। 1 सेकंड आप जानते हैं कितना सा होता है, उसका भी 10 अरबवां हिस्सा। इतने मामूली समय में तो ये क्रिया पूरी हो जाती है, नमक और जल बन जाता है। अम्ल और क्षार इन दोनों को जब मिलाएंगे तो 1 सेकंड के 10 अरबवें हिस्से में तो लवण और जल बन जाएगा। तो कैसी अभिक्रिया हुई है?
तीव्र अभिक्रिया। और उदाहरण लिख सकते हैं आप तीव्र अभिक्रिया के, AgNO3 प्लस HCl सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो इस क्रिया में AgCl प्लस HNO3 बनता है और यह भी बहुत तेजी से संपन्न होती है। यह सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप बनता है। ये Ag+1 सिल्वर मूलक है और NO3-1 नाइट्रेट मूलक होता है, तो इसका नाम हो गया सिल्वर नाइट्रेट। जिनको मूलक याद है उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दोनों जब क्रिया करते हैं तो ये सिल्वर मूलक, ये क्लोराइड मूलक यानी सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप बनता है और ये HNO3 यानी हाइड्रोजन का नाइट्रेट यानी नाइट्रिक अम्ल बनता है। ये भी अभिक्रिया अत्यंत तीव्र गति से चलती है यानी तीव्र अभिक्रिया है। तो सभी यहां तक याद करके आए, अपनी पढ़ाई जारी रखें। सभी के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।